मोस्ट वेलकम टू आवर मैराथन। आइए, स्टील का मैराथन में आपका स्वागत है, जिसमें हम कनेक्शन को चला रहे थे। अपना ऑलरेडी एक वीडियो कनेक्शन का हो चुका है। आपका कनेक्शन का ये पार्ट 2 है। सो आप केयरफुली कनेक्शन के पार्ट 2 में वेल्डिंग में बने रहें। अभी बताने जा रहे हैं क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। सो आप एक भी इसमें पॉइंट मिस ना करें, ताकि सब कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है। ओके ना। देखिए, इंट्रोडक्शन में हमका बताया जा रहा वेल्डिंग के बारे में। इफ़िशियंसी ऑफ वेल्डिंग, आई मीन वेल्डेड कनेक्शन 100%। जो इफ़िशियंसी होता है ना वेल्डेड कनेक्शन का, वो 100% होता है ड्यू टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एरिया। क्यों होता है इसका? क्योंकि ये मैक्सिमम यूटिलाइज करता है एरिया को, इसलिए इसका इफिशियंसी जो होता है ना 100% होता है वेल्डेड का। ओके ना। उसी तरह से हम पीछे बता चुके हैं आपको कि वोल्ट क्या या रिवीट का क्या होता है इफिशियंसी, वो पीछे बताया हुआ है। तो इसका इफिशियंसी हो जाता है वोल्ट या रिवीट का 60%। उसी तरह से आपका वेल्डिंग का होता है 100%। ओके ना। अब अगला पॉइंट कह रहा है इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टैटिक कनेक्शन ड्यू टू ब्रिटल नेचर वेल्डेड पोर्शन। ये स्टैटिक कनेक्शन है और ब्रिटल नेचर का होता है। ओके ना। इसमें इलेक्ट्रोड का जो जैसे वेल्डिंग होता है, देखे होंगे आप, इलेक्ट्रोड का जो यूज किया जाता है, वहाँ पर जो वेल्डिंग किया हुआ पोर्शन रहता है उसे हम क्रेटर बोलते हैं। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द वेल्डेड कनेक्शन प्रिवेंट द फ्यूचर क्रोजन। और फ्यूचर में कभी क्रोजन ना लग जाए, इसलिए उससे हम स्लैग को रिमूव कर देते हैं वेल्डेड पोर्शन से। ओके। ये ऐसे पॉइंट सब डील किया हुआ है, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, सो फास्ट चलेंगे, डोंट वरी। टेस्ट ऑफ वेल्डेड कनेक्शन, कौन कौन सा टेस्ट करते हैं हम वेल्डेड कनेक्शन के लिए? सबसे पहले होता है अल्ट्रासोनिक टेस्ट। अल्ट्रासोनिक जो टेस्ट होता है ना, चेक स्ट्रेंथ ऑफ वेल्डिंग। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रेंथ को चेक करें हम वेल्डिंग का, तो इसलिए हम अल्ट्रासोनिक टेस्ट को करते हैं। ओके। दिस टेस्ट इज कंडक्ट फॉर वेल्डेड कनेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। कहाँ कंडक्ट करते हैं? जहाँ पे जैसे वेल्डेड कनेक्शन होता है ना स्टील स्ट्रक्चर में, वहाँ कंडक्ट करते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्ट को। और अल्ट्रासोनिक टेस्ट से हम क्या पता करते हैं? तो वेल्डेड कनेक्शन का स्ट्रेंथ पता करते हैं। ओके। तो ये बात आपको याद रखना है कि अल्ट्रासोनिक टेस्ट क्यों करते हैं, तो वेल्डेड कनेक्शन का स्ट्रेंथ पता करने के लिए। अब आगे आया डाई पेंट्रेशन टेस्ट। डाई पेंट्रेशन टेस्ट कहाँ करते हैं हम? तो ध्यान दीजिएगा आप कि डाई पेंट्रेशन टेस्ट कहाँ करते हैं। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड इन पाइप कनेक्शन। जहाँ पाइप कनेक्शन होता है ना, वहाँ कंडक्ट करते हैं हम डाई पेंट्रेशन टेस्ट का। अब आया चेक फॉर लीकेज। तो अब बाई द वे पूछा जाए आपसे कि डाई पेंट्रेशन टेस्ट क्यों करते हैं, तो पाइप में जो लीकेज होता है ना, वहाँ पे पता करने के लिए लीकेज को। ओके ना। तो आपको से ये पूछा जा सकता है क्वेश्चंस कि डाई पेंट्रेशन टेस्ट क्यों करते हैं, तो लीकेज और पाइप के लिए हम करते हैं और पाइप कनेक्शन में इसका करते हैं। ओके। अब आगे आया एक और टेस्ट है इसका, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में उसमें मेथड में क्या करते हैं? दिस टेस्ट यूज टू फाइंडिंग द क्रैक्स इन वेल्डेड कनेक्शन। वेल्डेड कनेक्शन में जो क्रैक्स होता है ना, उसको फाइंड करने के लिए हम मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड का यूज करते हैं। ओके। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वेल्डेड कनेक्शन। पहले आया बट वेल्डेड कनेक्शन, दूसरा आया फील्ड वेल्डेड कनेक्शन। मतलब वेल्डिंग जो करते हैं ना, जैसे हम कर रहे थे पीछे, क्या बोलते हैं, बट वेल्डेड, फील्ड वेल्डेड, तो वो सब जो करते हैं ना, उसी तरह का वेल्डिंग इसमें वेल्डिंग में हम करते हैं, बट वेल्डेड, फील्ड वेल्डेड। ओके ना। तो इसमें क्या और कैसे करते हैं वो ध्यान दीजिए। पहले है बट वेल्डेड। तो बट वेल्डेड जो सामने सामने से जुटा हुआ रहता है ना, उसे बट वेल्डेड बोलते हैं। और फील्ड वेल्डेड जो ऊपर से ओवरलैप करके साइड में वेल्डिंग मार दिया जाता है, उससे बोलते हैं फील्ड वेल्डेड। ये लैप वेल्डेड कनेक्शन भी कहा जाता है फील्ड वेल्डेड को। ओके ना। तो देखिए, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है कि किसको हम लैप वेल्डेड कहते हैं, तो फील्ड वेल्डेड को ही हम लैप वेल्डेड कहते हैं। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि मतलब फील्ड बेल्ट को ही लैप बेल्ट कहते हैं, लैप बेल्ट को ही फील्ड बेल्ट बोलते हैं। इस तरह से कहानी होती है। अब आइए बट बेल्ट में। तो बट बेल्ट में 2 पॉइंट्स हैं, इसी का और नाम है ओपन बेल्टेड कनेक्शन और ग्रुप बेल्टेड कनेक्शन। बट बेल्ट का ही नाम है। तो बट बेल्ट के कितने नाम है? 2 नाम है, ओपन बेल्टेड कनेक्शन, एक आया बट बेल्टेड कनेक्शन में कौन कौन नाम? मैंने 3 नाम हो गया। बट बेल्टेड का 2 नाम है, जैसे ओपन बेल्टेड कनेक्शन और दूसरा ग्रुप बेल्टेड कनेक्शन। आंख बंद करके ध्यान लगाइए, 2 नाम है। कौन सा? एक ओपन, एक ग्रुप। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। बट वेल्डेड कनेक्शन आर बेस्ट कनेक्शन बिकॉज देयर आर नो इसेंट्रिसिटी इन कनेक्शन। इसमें बट वेल्डेड में कोई इसेंट्रिसिटी नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बट वेल्डेड कनेक्शन जो है एक बेस्ट कनेक्शन है। ओके ना।
अब आगे आइए, देखिए यहाँ पे फिगर है बट वेल्डेड का, देखिए सामने से जुटा हुआ है, ओके ना। तो इसमें देखिए 2 पॉइंट है नीचे, थोड़ा सा वेंट करके समझा रहे हैं आपको कॉपी को। पहला पॉइंट है आपको मिनिमम लेंथ ऑफ वेल्डेड और नीचे है मिनिमम साइज ऑफ वेल्डेड, ओके ना। दोनों पॉइंट दिख रहा होगा और दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ बात करते हैं मिनिमम लेंथ ऑफ वेल्डेड, तो 4s, एल बोल रहा है 4s, तो लेंथ बोल रहा है लंबाई, तो 4s। मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड 3 mm। तो मिनिमम लेंथ ऑफ वेल्ड और मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड दोनों के बारे में डिस्कस कीजिए। तो मिनिमम लेंथ ऑफ वेल्ड 4s, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड 3 mm। कन्फर्म हुआ? बिल्कुल। मिनिमम किसी बोले हैं, लेंथ का पहले बात किए तो 4s होगा। अगर बोल दिया मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड तो 3 mm होगा। कैसे याद कीजिएगा, साइज बोला है ना तो 3 जैसा एस होता है, तो 3 mm याद रखिएगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, डिसएडवांटेज क्या है इसका, डिसएडवांटेज पूछ रहे हैं। डिसएडवांटेज किसका? बट बेल्ट का। तो इसका है ना कि ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हुआ, है कि सीधा सीधा जुट जाता है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, यही डिसएडवांटेज है। अगला है फिलेट वेल्ड, जैसे बट बेल्ट को देख लिए उसी तरह फिलेट वेल्ड को देखेंगे, देखिए ओवरलैप करके वेल्डिंग मारा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, मिनिमम लेंथ ऑफ वेल्ड, लेंथ पूछा तो 4s, जैसे ये बेल्ट किया है ना तो कितना लेंथ में किया हुआ उसके लिए फार्मूला है 4s, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्या है ये जो फिलेट वेल्ड है ना, तो जैसे हम बोले ना अब डिसएडवांटेज में कि ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होता है, तो किसको होता है ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम? तो ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होता है बट बेल्ट को, ओके ना। तो दिस ज्वाइंट प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्टेशन पर्पस, मगर इसमें बोला जाएगा आपको फिलेट बेल्ट में कि ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए हम इस बेल्ट को प्रोवाइड करते हैं। जैसे बट बेल्ट में आपको प्रॉब्लम होता था तो फिलेट बेल्ट में हमको ट्रांसपोर्टेशन पर्पस इसको हम प्रोवाइड करते हैं, फिलेट बेल्ट को। आ गया स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट इक्वल टू मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, इक्वल टू और मोर देन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट हो जाता है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, डिजाइन ऑफ बट बेल्ट। तो डिजाइन ऑफ बट बेल्ट अब दो को हम पढ़े यहाँ पे, मतलब पहले पढ़े हैं फिलेट बेल्ट, उसके बाद पहले पढ़े बट बेल्ट, उसके बाद फिलेट बेल्ट। तो दोनों का डिजाइन करेंगे, कैसे कैसे डिजाइन होता है। डिजाइन बोल सकते हैं शेयर स्ट्रेंथ और बट बेल्ट बोल सकते हैं, ओके ना। तो देखिए इसमें डिजाइन में कह रहा है केस 1 और केस 2, 2 केस बनते हैं इसमें, ओके ना। क्योंकि मैंने ये जो है ना पहले यू टाइप का बेल्ट होता है, वी टाइप का होता है, उसके बाद डबल यू होता है, डबल वी होता है। तो 2 केस में इसको समझेंगे। तो पहला केस है सिंगल साइड पेंट्रेशन बट बेल्ट, सिंगल साइड पेंट्रेशन बोले ना एक तरफ से। तो एगो यू टाइप बेल्ट भी होता है, एगो वी टाइप बेल्ट भी होता है। तो यू टाइप जैसे यू लिखा होता है ना उस टाइप से होता है, देखिए यहाँ पे। और वी टाइप तो ऐसे बना देंगे तो वी टाइप का हो जाएगा। तो इसमें बट बेल्ट में याद रखिए कि एगो यू टाइप बट बेल्ट होता है, एगो वी टाइप बट बेल्ट हो जाता है, ओके ना। तो आगे देखते हैं इसका डिजाइन स्ट्रेंथ या तो शेयर स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। तो डिजाइन स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है? वही पुराना रूल, जैसे पीछे बट बेल्ट फिलेट बेल्ट में देख रहे थे ना कि परमिसिबल स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन एरिया, नहीं तो क्रॉस सेक्शन एरिया परमिसिबल स्ट्रेस, तो वही है क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीपल परमिसिबल स्ट्रेस। तो क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए फॉर्मूला याद कीजिए आप, बट बेल्ट में एल नोट मल्टीपल थ्रोट थिकनेस। तो एल नोट मल्टीपल थ्रोट थिकनेस, तो एल नोट बिर्थ हो जाता है, लेकिन थ्रोट थिकनेस क्या होता है? तो थ्रोट थिकनेस को हम डेप्थ ऑफ बेल्ट भी बोल सकते हैं। तो डेप्थ ऑफ बेल्ट या तो थ्रोट थिकनेस बोलिए तो 5/8 टी मिनिमम हो जाता है। तो आपसे 5/8 के बारे में पूछा जाएगा कि थ्रोट कॉफिशिएंट है ये, तो आपसे पूछा जाएगा कि थ्रोट कॉफिशिएंट कितना होता है बट बेल्ट में, तो 5/8 हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि थ्रोट कॉफिशिएंट कितना होता है, तो 5/8 हो जाता है बट वेल्ड में, वेल्डिंग वाला में, ओके। अब आगे चलिए, परमिसिबल स्ट्रेस पूछा गया। तो परमिसिबल स्ट्रेस होता है FY/YMU, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए ए हो जाता है आपको। अब थ्रोट कॉफिशिएंट ए होता था, अब यहाँ पे हो जाए परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस FY/YMU हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बट बेल्ट, जैसे यही फार्मूला जैसे बोले ना बट बेल्ट का ही बारे में है, तो स्ट्रेंथ ऑफ बट बेल्ट के लिए फार्मूला क्या होता है? देखिए स्ट्रेंथ ऑफ बट बेल्ट, तो एल नोट बोले थे ना पहले क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीपल परमिसिबल स्ट्रेस, तो एल नोट मल्टीपल 5/8 मल्टीपल में टी मिनिमम, एक कुछ हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीपल परमिसिबल स्ट्रेस FY/YMU, ओके। ये सिंगल साइड पेंट्रेशन के लिए फार्मूला हुआ, ठीक है। आंख बंद करके फार्मूला ध्यान लगाइए कि बट बेल्ट का स्ट्रेंथ के लिए फार्मूला क्या होता है? एल नोट मल्टीपल 5/8 मल्टीपल टी मिनिमम मल्टीपल FY/YMU। FY ऊपर है तो YMU इसी उतार लेंगे, बस MU लगा देना है, ओके। अब आ गया डबल साइड पेंट्रेशन। तो डबल साइड पेंट्रेशन में क्या होगा? डबल साइड पेंट्रेशन में डबल यू टाइप व्यू और डबल वी टाइप व्यू,
ए कह रहा है, तो केस 2 है। जो यू और वी की है ना, तो सिंगल साइड से पेनिट्रेशन था, ये डबल साइड से हो जाएगा। जैसे नीचे से भी यू टाइप का बना सकते हैं, ऊपर से भी बना सकते हैं, और नीचे से ऊपर से दोनों से वी टाइप का बना सकते हैं, तो डबल साइड पेनिट्रेशन हो गया। तो इसको मैं बल्ट स्ट्रेंथ इन केस ऑफ डबल साइड पेनिट्रेशन था। डबल साइड में क्या हो जाएगा, जैसे देखिए आप यहाँ पे फार्मूला वही होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीपल परमिसिबल स्ट्रेस, वही फार्मूला यहाँ भी होगा। लेकिन इसको में एक बात ध्यान देना है कि डबल साइड बोला ना, तो हम थ्रॉट थिकनेस को बोले ना कि डेप्थ ऑफ बेल्ट भी होता है। तो डेप्थ ऑफ बेल्ट होता है, तो सिंगल साइड से था तो, और डबल साइड से हो गया तो दोनों तरह से बराबर हो गया, तो वो कट जाएगा। तो कट जाएगा ना, तो यहाँ पर जो थ्रॉट कॉफिशिएंट है या तो डेप्थ ऑफ बेल्ट है वह 1 हो जाएगा। बस डबल साइड पेनिट्रेशन में यही फार्मूला में याद रखना है। क्या होगा फार्मूला, एल नोट मल्टीपल 1 होगा, वो कट गया तो मल्टीपल टी मिनिमम मल्टीपल में एफ वाई बटा में वाई एम यू। ओके, तो समझ गए होंगे कि बट बेल्ट का स्ट्रेंथ क्या होता है, एल नोट मल्टीपल 1 मल्टीपल में टी मिनिमम मल्टीपल में एफ वाई बटा में वाई एम यू, ये हो जाता है आपका बट बेल्ट का स्ट्रेंथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है पॉइंट, आगे क्या पॉइंट है, जैसे फार्मूला आप समझ चुके होंगे कैसे फार्मूला है। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है, डिजाइन ऑफ फिलेट बेल्ट। जैसे डिजाइन ऑफ बट बेल्ट आप पढ़े ना, उसी तरह से यहाँ पे देखिए डिजाइन ऑफ फिलेट बेल्ट। तो डिजाइन ऑफ फिलेट बेल्ट में क्या जानना है कि जैसे ये तो इस तरह से सामने से देख रहे हैं तो ऐसा है, लेकिन फ्रंट से ऊपर से देखिएगा तो इस तरह से इसका व्यू होगा। तो उसी में एल इफेक्टिव के लिए फार्मूला हो जाता है। तो डिजाइन ऑफ फिलेट बेल्ट में एल इफेक्टिव का फार्मूला सीखने को आपको मिलेगा कि एल नोट एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव क्यों आया, तो फिलेट है ना, इसलिए एल इफेक्टिव। दोनों रिलेट करके सोचिए कि एल इफेक्टिव और फिलेट। तो एल इफेक्टिव का फार्मूला क्या हो जाता है, एल नोट माइनस 2s। एल नोट होगा माइनस 2s हो जाएगा एल इफेक्टिव का फार्मूला। ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ फिलेट बेल्ट। टाइप्स ऑफ फिलेट बेल्ट का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे फार्मूला नहीं जानना है, पहले जानना है किस टाइप से फिलेट बेल्ट को हम वेल्ड करते हैं। ओ यहाँ फार्मूला देख लिए एल इफेक्टिव का, एल इफेक्टिव का क्या देखिए एल नोट माइनस 2s। ओके, अब यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ फिलेट बेल्ट। कितने टाइप का फिलेट बेल्ट होगा, पहला है कनकेव फिलेट बेल्ट, दूसरा है कन्वेक्स फिलेट बेल्ट, तीसरा है मिट्री फिलेट बेल्ट। ओके, तो देखिए कनकेव थोड़ा सा धंसा हुआ रहेगा, केव कर गया तो थोड़ा सा धंस गया। कन्वेक्स उठ गया थोड़ा, देखिए उठा हुआ है। मिट्री ये सीधा जाएगा। तो आपसे पूछा जाता है ना कि फिलेट बेल्ट में कौन सा बेल्ट सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, तो कन्वेक्स जो है ना उठा हुआ है, तो मटेरियल ज़्यादा इसमें लगा हुआ है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाता है कन्वेक्स। और मिट्री जो होता है सबसे कम स्ट्रॉन्ग होता है, मैंने लेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में आ गया होगा। आपको याद रखना होगा कि सबसे ज़्यादा कौन सा मतलब फिलेट बेल्ट वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग होता है, तो कन्वेक्स, और कम कौन होता है, तो मिट्री। ओके, अब देखिए एल इफेक्टिव बार बार आ रहा है फिलेट बेल्ट में। फिलेट बेल्ट में हर जगह एल इफेक्टिव आता है। तो एल इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, तो इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ वेल्ड दैट इज यूज टू ट्रांसफर लोड अप्लाइड लोड। कहने का मतलब है ना, एक्चुअल लेंथ ऑफ वेल्ड होता है। जैसे कैसे वेल्ड है, इतना दूर में वेल्डिंग किया, इतना में किया, देखते हैं एक्चुअल लेंथ होता है ना, वही एल इफेक्टिव होता है, जो लोड को ट्रांसफर करने में यूज होता है। तो एल इफेक्टिव के बारे में आप जान गए होंगे कि क्या होता है, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ वेल्ड होता है जो लोड को ट्रांसफर करता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट। तो स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट की कहानी आ गया फिर से, जैसे स्ट्रेंथ देखे बट बेल्ट का उस तरह से इसका भी होगा। तो स्ट्रेंथ वही होगा, पहले होगा क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीपल परमिसिबल स्ट्रेस। तो देखिए एल इफेक्टिव फिलेट है तो एल इफेक्टिव इसमें भी आ गया। एल इफेक्टिव मल्टीपल में के एस, मल्टीपल में परमिसिबल स्ट्रेस एफ वाई बटा में वाई एम यू, मल्टीपल में 1/√3। ये हुआ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट। एफ वाई बटा वाई एम यू और 1/√3 इधर पीछे से ही आ रहा है, हमेशा चलते आ रहा है, तो आपको ध्यान रहेगा। बस इसको मैं ये याद रखना है कि फिलेट बेल्ट है ना, तो एल इफेक्टिव आएगा। आपको रिलेट करना है, फार्मूला आपको पूछे आपसे कि फिलेट बेल्ट का है तो उसमें एल इफेक्टिव जरूर आएगा फार्मूला में। तो इसलिए फिलेट बेल्ट का है तो एल इफेक्टिव मल्टीपल में के एस का थ्रोट कॉफिशिएंट हो जाएगा, मल्टीपल में एफ वाई बट्टा में वाई एम यू, मल्टीपल में 1/√3। ये फार्मूला है। आंख बंद करके अच्छे से प्यार से ध्यान से सोचिए कैसे कैसे फार्मूला है। पहले क्या है, मतलब स्ट्रेंथ किसका है, फिलेट बेल्ट का, तो एल इफेक्टिव है। मल्टीपल में क्या है, सोचिए के एस है थ्रोट कॉफिशिएंट, मल्टीपल में फिर क्या है एफ वाई बटा वाई एम यू है, फिर मल्टीपल में क्या है 1/√3 है। पहले कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है, फिर परमिसिबल स्ट्रेस है, दोनों को गुना कर दिए, आपका शेयर स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट हो गया है। ओके, इस कंडीशन में आपको जैसे वहाँ पे 5/8 लिया था थ्रोट कॉफिशिएंट, लेकिन यहाँ पे 0.7 लेंगे। ओके, अब आइए देखिए यहाँ पे, तो इसमें आपसे पूछ सकता है कि फिलेट बेल्ट का जो थ्रोट कॉफिशिएंट होता है ना, किस पे डिपेंड करता है, तो फ्यूजन एंगल पे डिपेंड करता है। ये भी पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है कि आपका थ्रोट कॉफिशिएंट ऑफ फिलेट बेल्ट, जो थ्रोट कॉफिशिएंट जो होता है ना फिलेट बेल्ट का, बट बेल्ट का तो वहाँ पे था, लेकिन फिलेट बेल्ट का जो थ्रोट कॉफिशिएंट होता है किस पे डिपेंड करता है, तो फ्यूजन एंगल पे डिपेंड करता है। ओके, और कहाँ से कहाँ लाइज करता है, 60 से 120 पे लाइज करता है। तो यही पूछा जाएगा आपसे कि फिलेट बेल्ट का जो होता है
मतलब ये थी क्या बोलते हैं वो फ्यूजन एंगल, तो कितना से कितना लाइज करता है, तो 60 से 120 फ्यूजन एंगल है। फ्यूजन फ्यूजन कन्फ्यूजन फ्यूजन 60 से 120 है फ्यूजन। ओके, जैसे 6 जैसा ही है, 6 की तरह ही है ए आपका, क्या 6 की तरह ही एफ होता है, तो फ्यूजन एंगल 60 से 120 हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे ए पॉइंट है ना कि फ्यूजन एंगल अगर दिया हुआ है तो उसका थ्रोट कोफिशिएंट कितना हो जाएगा वो ध्यान में रखना है आपको। तो अगर बाय द वे 60 से 90 है फ्यूजन एंगल, कितना 60 से 90, इसको ध्यान लगाइए, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, सारा याद हो जाएगा। तो आपको फ्यूजन एंगल से हिसाब से आपका थ्रोट कोफिशिएंट पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कैसे क्वेश्चन बनेगा, आपको फ्यूजन एंगल दे देगा और थ्रोट कोफिशिएंट पूछेगा। ओके, क्योंकि आपका थ्रोट कोफिशिएंट पर फ्यूजन एंगल डिपेंड करता है और फ्यूजन एंगल थ्रोट कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है, तो इसलिए आपको फ्यूजन एंगल 60 से 120 है, तो 60 से 120 के बीच में कोई वैल्यू देगा, आपसे पूछेगा थ्रोट कोफिशिएंट। तो आइए इसको हम समझते हैं कैसे याद करना है। 60 से 90 से स्टार्ट होता है, 60 से 90, जैसे 60 से 120 है ना, तो 60 से स्टार्ट कीजिए तो 60 से 90 जाएगा। क्यों ऐसे जाएगा, और स्टार्टिंग पॉइंट भूल जाते हैं लोग, तो कैसे ही जाएगा, क्योंकि 60 से है ना तो उसको पलट के बनाइए, तो 60 से 90, 91 से 100, 60 के बाद 90 गया ना, तो 91 से 100, फिर 101 हो जाएगा, सब में एक बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ आएगा तो एक बढ़ेगा, तो 101 से 6 हो गया, और 6 के डायरेक्ट 107, 107 से 113 हो गया, 113 से डायरेक्ट 114 हो गया, 114 से 120 हो गया। ओके, तो समझ चुके होंगे कैसे कैसे आ रहा है, 60 से 90, 91 से 100, फिर 101 से 106, फिर 107 से 113, 113 से बाद 114 से 120, यहाँ तक पहुँच गए आप, पहुँच गए। अगर थ्रोट कोफिशिएंट कैसे याद रखना होगा, इसको आप ऐसे अगर याद कर लिए तो इसको कैसे याद कीजिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे याद रखना खाली एक पॉइंट कि 0.70 से स्टार्ट हो रहा है, बाकी इधर पॉइंट के बाद जो है ना सब में 5 5 घटा दीजिए, जैसे जगह 0.70 है तो 5 घटा 0.65 हो गया, फिर यहाँ 5 घटा तो 0.60 हो गया, फिर यहाँ 5 घटा तो 0.55 हो गया, फिर यहाँ पे 5 घटा 0.55 हो गया, तो 5 आकर रुक जाना है। तो कैसे याद किए आप, पहले इसको आप याद किए ऐसे 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 ऐसे, उसके बाद इसको बाद 5 5 घटा दिए पॉइंट के बाद वाला अंक। समझ चुके होंगे कि फ्यूजन एंगल देख के और थ्रोट कोफिशिएंट कैसे पूछेगा, तो एक बार रफली बता देते हैं। पहले क्या है, आँख बंद कर ध्यान लगाइए, 60 से 90 है, 91 से 100 है, 101 से 106 है, 107 से 113 है, फिर 114 से 100 क्या है 20 है। अब उसी तरह से थ्रोट कोफिशिएंट है फ्यूजन एंगल पे 0.70 है, फिर 0.65 है, फिर 0.6 है, फिर 0.55 है, फिर 0.5 है, 0 हो जाता है। ओके, तो आपको याद हो चुका होगा, हमें उम्मीद है, आई होप यू आप कंफर्म है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, नोट इफ फ्यूजन एंगल लेस देन 60 डिग्री देन प्रॉपर साइज ऑफ बेल्ट इज नॉट फॉर्म्ड, तो प्रॉपर साइज ऑफ बेल्ट नहीं होगा फॉर्म्ड। ओके ना, 60 से कम रहेगा तो प्रॉपर साइज फॉर्म नहीं होगा। इट फ्यूजन एंगल इज ग्रेटर देन 120 देन मोमेंट इज डेवलप विच क्राइट प्रॉब्लम वेल्ड, प्रॉब्लम हो जाएगा 120 से बाद तो ज़्यादा होगा, तो कम रहेगा तो फॉर्म ही नहीं होगा। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे था। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए एस साइज ऑफ बेल्ट, एस को तो हम पहले ही बोल दिए कि साइज ऑफ बेल्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है आपको, जो पॉपुलर क्वेश्चन है बेल्टेड से, बहुत मस्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आपको बता रहे हैं कैसे पूछेगा क्वेश्चंस। अगर पूछे आपसे कि मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट और आगे पूछेगा आपसे मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट, तो मिनिमम वाला क्वेश्चन बहुत झकास झकास बनाता है, उसी तरह से मैक्सिमम वाला भी बनाता है, तो दोनों का कैसे याद कीजिएगा, रिलेट करके सोचना है यहाँ पे आपको। तो ये रिलेट करके ये सोचना है ना कि मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट बोलेगा तो थिकर सेक्शन पर डिपेंड करेगा, मिनिमम बोला तो मोटा वाला पर डिपेंड करेगा, और आगे बोलेगा मैक्सिमम तो वो पतला वाला पर डिपेंड करता है। ये कहानी आप समझ लीजिए, याद करने में आपको हेल्प हो जाएगा। मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट, वेल्डिंग कर रहे हैं तो मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट कहाँ आना है, आपसे पूछेगा कोई मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट, तो पहले वेल्डिंग में आइए, फिर दिमाग लगाइए मिनिमम साइज पूछा है, हाँ तो मोटा वाला पर जाएंगे, तो मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट थिकर सेक्शन पर डिपेंड करता है। ओके, आइए टेबल पे थिकर सेक्शन दिया हुआ है और मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट है, तो थिकर सेक्शन का टेबल और मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट का टेबल देखिए कैसे याद करेंगे। यहाँ दिया है थिकर सेक्शन, अगर 0 से स्टार्ट होगा, पहले नंबर याद रखिए आपकी मिनिमम है तो 0 से स्टार्ट होगा, तो मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट में पहले सेक्शन स्टार्ट होगा थिकर सेक्शन 0 से 10 mm, फिर 10 से 20 mm, 20 से 32 mm, 32 से लेकर 50 mm और मोर देन 50 mm, इस तरह से आपका सेक्शन रहेगा। तो मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट क्या होगा, वो 3 से स्टार्ट होगा। मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट जैसे 3 जैसा ही एम होता है ना, तो मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट उसी तरह से याद रखिए कि एम जैसा मिनिमम बोला तो एम जैसा, तो 3 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm और 10 mm, इस तरह से आपको ध्यान लगाना पड़ेगा तभी याद होगा। जैसे 3 mm याद रखिए, 3 के बाद डायरेक्ट याद रखिए 5, ऑड में ये 5 गया, 6 लिखिए और 6 के बाद डायरेक्ट
8, तो दोनों इवन हो जाएगा। तो 6 के बाद 8, 8 के बाद ये भी इवन हो जाता है 10। ओके, तो आपको होप है कि आप याद कर लिए होंगे। आई होप यू कि आपको कंफर्म हो चुका होगा। जैसे देखिए 0 से 10 mm, ओके, 10 से 20 mm, ओके, 20 से 32 mm, ओके, 32 से 50 mm, ओके, और मोर देन 50 mm। अब ऐसे डाटा भी पूछ सकता है कि इसके बीच से, मैंने 32 से 50 बोला, तो इसके बीच का डाटा 40, 50, 40 हो जाता है, 45 हो जाता है, इसके बीच रहेगा तो वो भी 8 mm ही होगा बेल्ट, मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट। ओके, तो इस तरह से कंडीशन में 3 mm इधर से याद रखिए, आंख बंद कीजिए, सोचिए 3 mm है, उसके बाद ऑड है, 3 क्यों लेकर के मिनिमम पूछ रहा है, तो उसी तरह से 3 भी होता है। तो 3 mm, 5 mm, 5 के बाद 6 mm, फिर 8 mm, फिर 10 mm, इस तरह से कहानी होते हैं। आगे देखते हैं क्या है। आगे है मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट। तो हम क्या बोले थे मैक्सिमम साइज में, हम मैक्सिमम साइज में ये बात बताए थे कि अगर मिनिमम पूछा है तो मोटा वाला पे जाएंगे, और मैक्सिमम पूछेगा तो पतला वाला पे जाएंगे। तो मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट किस पे डिपेंड करता है, थिकनर सेक्शन पे, थिनर सेक्शन पे। वो थिकर था, थिकर में मोटा होता है, थिनर में पतला होता है। ओके ना, पतला वाला पे। देखिए इसमें 3 कंडीशन बनेगा, जैसे 3 को बताए थे ना, 3 टाइप से बेल्ट करते हैं, उस तरह से बनेगा, लेकिन 2 को हम याद रखेंगे। पहला है फॉर राउंडेड एज, और राउंडेड एज रहेगा तो मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट क्या होगा, इसके लिए फार्मूला होता है राउंडेड के लिए 3/4 मल्टीपल टी मिनिमम, 3/4 मल्टीपल में टी मिनिमम। और टी मिनिमम बार बार बोला जाता है ना, तो देखिए इसमें से 2 प्लेट जो लगाया रहता है ना, जिसको मिनिमम जो होता है ना थिकनेस, वही प्लेट को लेते हैं। जैसे 60 और 40 है तो 40 वाला ले लेते हैं मिनिमम में। ओके, तो आपसे क्या पूछा गया, मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट। क्या पूछा गया, मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट। तो मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट के लिए फार्मूला किस पे, थिनर सेक्शन पे। तो पहले राउंडेड के लिए बता दीजिए हमको फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला पर काम होता है, इसका डाटा उटा नहीं है, डायरेक्ट राउंडेड। तो राउंडेड रहेगा तो उसका मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट क्या होगा, 3/4 मल्टीपल टी मिनिमम, 3/4 मल्टीपल में टी मिनिमम मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट के लिए। और ऐसा 3 क्यों लिए यहाँ पे, क्योंकि राउंडेड पूछा है, तो राउंडेड 3 भी होता है, तो राउंडेड के लिए क्या हो जाएगा, 3/4 मल्टीपल में टी मिनिमम मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट। आगे बढ़ते हैं, ये कन्फर्म हो गया। आगे है फॉर स्क्वायर सेक्शन के लिए। देखिए स्क्वायर इस टाइप का हो जाएगा, तो स्क्वायर सेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट के लिए। स्क्वायर सेक्शन कोई है उसका मतलब स्क्वायर सेक्शन का बेल्ट का जो साइज है ना स्क्वायर है, तो उसका मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी मिनिमम मल्टीपल 1.5 मिनिमम। पहले टी मिनिमम पहले ही आ जाएगा, उसमें टी मिनिमम बाद में था लेकिन पहले ही आ जाएगा। अगर स्क्वायर है तो टी मिनिमम माइनस 1.5 मिनिमम, टी मिनिमम माइनस 1.5 मिनिमम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्या है तो ये टी मिनिमम है ना, तो जैसे देखिए बताया गया यहाँ पर 2 एग्जांपल दिया गया है, जैसे 8 है 18 है, तो इसमें टी मिनिमम कितना लेंगे, 8 लेंगे। उससे पहले इसमें कुछ ही पूछा गया है मिनिमम साइज के लिए, तो ले लिए 5 है, और यहाँ मैक्सिमम 4 स्क्वायर एज। हाँ देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आपको मतलब निकालना है, तो देखिए मैक्सिमम निकाला गया है ना, तो टी मिनिमम माइनस 1.5 निकल गया, कन्फर्म। अब आगे देखिए इस तरह से दिया हुआ है 5 और 6.5, ये जो मिनिमम इतना आया मैक्सिमम इतना आया। अब इस तरह से दिया हुआ है, अब इसका पूछ रहा है कि मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट क्या हो जाएगा, स्क्वायर एज है तो टी मिनिमम 1.5 हो जाएगा, राउंडेड एज रहेगा तो 3/4 टी मिनिमम यहाँ पर हो जाएगा। देखिए ये दोनों नोमेरिकल सॉल्व किया हुआ है कि अगर बाई द वे राउंडेड एज रहेगा 3/4 मल्टीपल टी मिनिमम हुआ ना, स्क्वायर है तो ये हुआ ना, उस तरह से आंसर आ चुका है रेंज में। ओके, सो आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे भी है उस तरह के नोमेरिकल सॉल्यूशंस, यहाँ पे नोमेरिकल सॉल्यूशन करवाया गया है। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे वही स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट के लिए फार्मूला है, वही जो पीछे हम बता चुके हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए एक और बातें आती है कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेल्ट का कितना होता है। जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी पीछे ही पढ़े होंगे, तो उस तरह से पूछा रहा है कि बेल्ट का क्या होता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो बेल्ट का पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25 होता है लैब में, और फील्ड में 1.5 हो जाता है। ये होता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो आप समझ चुके होंगे कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है बेल्ट का। तो बेल्ट का लैब में होता है 1.25, लेकिन फील्ड में होता है 1.5। यहाँ पे देखिए 1.5 कहाँ पे, फील्ड में, लैब में 1.25। ओके, अब आगे देखते हैं फिलेट बेल्ट फेल इन शेयर। तो आपको पता होगा कि जो ऐसे रहता है ना, ऐसे वो यहीं से फेल होता है शेयर में। तो ये बात कंफर्म हो चुका होगा आपको कि फिलेट बेल्ट फेल्ड इन शेयर, तो शेयर में फेल हो जाता है। अब आगे बढ़िए, क्या है देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ फिलेट बेल्ट। जैसे फिलेट बेल्ट हम पढ़े ना अभी, तो उसी का टाइप्स है। तो ये 2 टाइप्स का होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक लेटरल होता है। देखिए यहाँ पे फिगर के साथ आपको बताया जा रहा है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो तो लॉन्गिट्यूडनल फिलेट बेल्ट होता है, एक ट्रांसवर्स फिलेट बेल्ट होता है। 2 तरह का हुआ ना, लॉन्गिट्यूडनल लंबा वाला और ट्रांसवर्स ये हो जाता है। तो देखिए इसमें कैसे कैसे कहाँ है, जैसे लंबा सा है ना फिलेट बेल्ट, जैसे फिलेट बेल्ट को ऐसे कर देखते हैं ना, ऐसे करते हैं हम लोग तो ऐसे दिखाई पड़ता है, ऐसे करते हैं तो, लेकिन ये ऐसे दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए इसमें जो लंबा वाला है ना, इसी को बोलते हैं
हम क्या लॉन्गिट्यूडिनल फिलेट बेल्ट, देखिए एल लुक रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल फिलेट बेल्ट। अब यहाँ से फिलेट बेल्ट टूटेगा तो इधर से खिंचाएगा तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जाएगा, तो इसी को बोलते हैं हम ट्रांसवर्स बेल्ट। तो ट्रांसवर्स बेल्ट इसी को बोलते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल इधर वाला हो गया, ये ट्रांसवर्स हो गया। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो अगर बाय द वे इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा ना कि अगर बाय द वे ट्रांसवर्स कोई फिलेट बेल्ट है तो ट्रांसवर्स फिलेट बेल्ट किसके लिए डिजाइन करते हैं, तो ट्रांसवर्स को हम शेयर के लिए डिजाइन करते हैं। डिजाइन पूछा गया है, ध्यान रखना है, डिजाइन कहेगा तभी शेयर मारना है। तो आपसे पूछा जाए कि ट्रांसवर्स जो फिलेट बेल्ट है किसके लिए डिजाइन करते हैं, ट्रांसवर्स फिलेट बेल्ट किसके लिए डिजाइन करते हैं, तो शेयर के लिए। ओके, अब इस पे पूछेगा ना कि इस पे सब्जेक्टेड क्या होता है, जैसे लॉन्गिट्यूडिनल से फिलेट बेल्ट हो या ट्रांसवर्स फिलेट बेल्ट है तो इस पर क्या सब्जेक्टेड होता है, तो आपको सब्जेक्टेड होता है टेंशन। किस पे, तो ट्रांसवर्स फिलेट बेल्ट में, जैसे फिलेट बेल्ट इधर में खींचेगा तो टेंशन नहीं इस पे आएगा। तो आपसे पूछा जाएगा क्या सब्जेक्टेड होता है, तो ट्रांसवर्स फिलेट बेल्ट में टेंशन सब्जेक्टेड होता है। और लॉन्गिट्यूडिनल फिलेट बेल्ट में आपको क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल जो फिलेट बेल्ट होता है उसमें क्या सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्टेड टू शेयर, इसमें शेयर सब्जेक्टेड होता है। शेयर फोर्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्टेड टू शेयर फोर्स, दिख नहीं रहा, देखिए एस दिखा ना, तो यही सब्जेक्टेड होता है। तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट बताएं आपको याद करने के लिए। पहला कि हम ट्रांसवर्स बेल्ट जो होता है ना उसको किसके लिए डिजाइन करते हैं, तो इसको हम शेयर के लिए डिजाइन करते हैं, देखिए शेयर के लिए डिजाइन करते हैं। ओके, और दूसरा क्वेश्चन कि ट्रांसवर्स फिलेट बेल्ट है उस पर क्या सब्जेक्टेड रहता है, तो टेंशन। आगे हम आपको बताएं लॉन्गिट्यूडिनल शेयर फोर्स, तो इस पर क्या सब्जेक्टेड रहता है, तो इस पर आपको शेयर फोर्स सब्जेक्टेड रहता है। जो लॉन्गिट्यूडिनल फिलेट बेल्ट रहता है उस पर शेयर फोर्स रहता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्या है। आपसे एक पॉइंट यहाँ पे है वो देखिए थोड़ा सा, कि ट्रांसवर्स बेल्ट इज स्ट्रॉन्गर देन लॉन्गिट्यूडिनल बेल्ट बिकॉज स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। ओके, ये बात ध्यान रखना है कि ट्रांसवर्स बेल्ट इज स्ट्रॉन्गर, ट्रांसवर्स जो है स्ट्रॉन्ग है, देन लॉन्गिट्यूडिनल बेल्ट बिकॉज स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, इसलिए यूनिफॉर्म है इसलिए। तो कौन स्ट्रॉन्ग होगा, आपको ट्रांसवर्स फिलेट बेल्ट आपका स्ट्रॉन्ग होते हैं। आगे बढ़िए क्या है, फॉर कैलकुलेशन पर्पस वी विल एज्यूम लोड कैरिंग कैपेसिटी विल बी सेम फॉर बोथ बेल्ट। अगर मतलब और कुछ कैलकुलेशन करना है तो उसको बोथ हम एज्यूम करते हैं ना, तो सेम एज्यूम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता है ट्रांसवर्स बेल्ट ज़्यादा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है वही ट्रांसवर्स फिलेट बेल्ट, जैसे ट्रांसवर्स फिलेट बेल्ट पढ़े ना उसी में, तो इसमें कहा है इन रिटर्न, एक इन रिटर्न नाम का मैटर होता है। तो इन रिटर्न क्या होता है, तो इन रिटर्न डायरेक्ट आपको याद रखना है कि ट्रांसवर्स फिलेट बेल्ट में इन रिटर्न कितना होता है, तो 2s होता है। डायरेक्ट पॉइंट याद रखने वाला है कि ट्रांसवर्स फिलेट बेल्ट में इन रिटर्न क्या होता है, तो 2s होता है। इन रिटर्न 2s हो जाता है। अब आगे बढ़िए, इन रिटर्न आर प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द फेल्यूर, तो इन रिटर्न जो होता है ना फेल्यूर को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बेल्ट हिज स्ट्रेस कनेक्शन, देखिए बताते हैं कैसे। जैसे देखिए ई फिलेट बेल्ट है ना, तो चारों बगल से मैंने वेल्डेड करती है, लेकिन नीचे से खाली रह जाता है। जैसे ए जो है ना, देखिए ऊपर से दिखाएं तो ऐसे है, नीचे से यहाँ पे ए तो खाली रह जाता है, तो इसी को हम इन रिटर्न बोलते हैं। तो इन रिटर्न जो होता है ना काहे यूज होता है, वही बताया जा रहा है कि इन रिटर्न आर प्रोवाइड प्रिवेंट द फेल्यूर, चाहे नीचे से भी है अगर वेल्डिंग हो गया तो रोकेगा फेल्यूर को। लॉन्गिट्यूडिनल बेल्ट हाई स्ट्रेस कनेक्शन, जब कोई हाई स्ट्रेस का कनेक्शन लगेगा लॉन्गिट्यूडिनल तो उसी को रोकेगा नीचे से वेल्डिंग वाला, इसी को हम इन रिटर्न बोलते हैं। होता कितना है 2s, वैल्यू ऑफ इन रिटर्न 2s ईच साइड, कहीं भी 2s ही हो जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्या पॉइंट है। देखिए यहाँ पे है 2 से 3 पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट है आपका। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। एक होता है स्लॉट फिलेट बेल्ट, तो स्लॉट फिलेट बेल्ट में याद रखिएगा ना कि जैसे ये फिलेट बेल्ट यहाँ पे है ना हॉल, तो इसको सराउंडिंग, स्लॉट में सराउंडिंग गोले से गोले सिर्फ भरा जाएगा फिलेट मटेरियल, तो उसे फिलेट बेल्ट बोलेंगे। सराउंडिंग भरा जाएगा तो पैरी फ्री में चारों तरफ। और पग फिलेट बेल्ट, पग मीन्स पूरा पग दिया पूरी तरह से, उसको पग बोलते हैं। इन दिस कम्प्लीटली हॉल फिल्ड विथ वेल्डेड मटेरियल, मैंने पग में पूरा प्लग दिया तो प्लग फिलेट में पूरा प्लग जाता है, मैंने पूरी तरह से फिलेट बेल्ट से मटेरियल को भर देते हैं, फिलेट बेल्ट मटेरियल से इसको भर देते हैं, तो उसको हम प्लग फिलेट बेल्ट बोलते हैं। तो समझ चुके होंगे, 2 गो है, पहला कौन है स्लॉट फिलेट बेल्ट, तो सराउंडिंग देंगे तो स्लॉट फिलेट बेल्ट, पैरी फेरी मतलब, और प्लग में पूरी तरह से बेल्ट मटेरियल से भर देंगे तो उसको बोलेंगे हम प्लग फिलेट बेल्ट। ओके, अब आगे आता है यहाँ पे एक पॉइंट, देखिएगा यहाँ पे कॉर्नर टाइप में है, थोड़ा दिखेगा नहीं, हाँ देखिए इसमें
विड्थ ऑफ डाया शुड नॉट बी लेस देन 3T और 25 mm मैक्सिमम, इससे कम नहीं होना चाहिए। विड्थ ऑफ डाया शुड नॉट बी लेस देन 3T 25 mm। हमें समझ में नहीं आया, भगवान आपको हिम्मत दे इस पॉइंट को समझने के लिए। ओके, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, वेन सर्कुलर शाफ्ट इज कनेक्टेड टू रिजिड प्लेट वाई वेल्डेड कनेक्शन। कह रहा है कोई भी सर्कुलर शाफ्ट है ना, सर्कुलर शाफ्ट गोल वाला, कनेक्टेड टू रिजिड प्लेट, कोई रिजिड प्लेट से कनेक्ट हो रहा है बाई वेल्डेड कनेक्शन, वो भी वेल्डेड कनेक्शन से, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, वो भी टी का फार्मूला पूछ रहा है। पता ना टी क्या है, आई डोंट नो, लेकिन टी बराबर फार्मूला पूछ रहा है। टी पाई डी स्क्वायर बटा 2 मल्टीपल के एस मल्टीपल में टी नहीं टाउ शेयर स्ट्रेस, ये फार्मूला हो जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है आपका वेल्डेड खत्म हो गया, आपका पार्ट थर्ड आया कनेक्शन का, जिसको बोलते हैं इसेंट्रिक कनेक्शन। तो इसेंट्रिक कनेक्शन में क्या स्टडी करने वाले हैं उसको देखिएगा, ये पार्ट थर्ड है आपका कनेक्शन का। तो देखिए इसेंट्रिक कनेक्शन, शेयर फोर्स ऑफ बोल्ट, इसमें शेयर फोर्स ऑफ बोल्ट पूछ रहा है, कितना होता है, तो पी बटा एन होता है। पी क्या होता है, इसेंट्रिक लोड हो जाता है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ वोल्ट हो जाता है। तो शेयर फोर्स ऑफ वोल्ट, शेयर फोर्स ऑफ वोल्ट के लिए फॉर्मूला होता है पी बटा एन। शेयर फोर्स ऑफ वोल्ट जो नट वोल्ट होता है ना, उसी का बोल रहे हैं कि शेयर फोर्स ऑफ वोल्ट कितना हो जाता है, तो पी बटा एन हो जाता है। ओके, अब आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। आई मीन जो डायरेक्शन जो होता है ना इसका सेम होता है, अप्लाइड लोड का व्यथी का दोनों का सेम हो जाता है। जो पी बटा एन जो कह रहे हैं ना शेयर फोर्स इन वोल्ट, वो सेम डायरेक्शन होता है। देखिए डायरेक्शन ऑफ शेयर फोर्स विल बी सेम द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, अप्लाइड लोड के सेम हो जाता है आपको पी बटा एन। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या पॉइंट है। इसमें देखिए ऊपर एक डायरेक्ट ये है आपका पॉइंट टॉर्जन फोर्स। तो टॉर्जन फोर्स के लिए आपका एक फार्मूला होता है, वो याद रखना है आपको, वो याद रखिए। बाकी इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा आई डोंट नो, बट टॉर्जन फार्मूला आपको याद रखना जरूरी है। टी मल्टीपल आर बट्टा में एप्सिलॉन आर के स्क्वायर, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए खाली स्टार ही मारा है नीरज सर। तो टी मल्टीपल आर, टी मल्टी टॉर्जन है तो टी आएगा, टी मल्टीपल आर बट्टा में एप्सिलॉन आर के स्क्वायर। ओके, ये होता है टॉर्जन फार्मूला। किसके लिए, टॉर्जन फोर्स के लिए। टॉर्जन फोर्स के लिए फार्मूला क्या होता है, टी मल्टीपल आर एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ऊपर भी आर नीचे भी आर, ऊपर में टी मल्टीपल आर बट्टा में एप्सिलॉन आर के स्क्वायर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्या है। देखिए यहाँ पे पॉइंट जो आते हैं ना वो डायरेक्टली पॉइंट आते हैं, वो देख लीजिए एसएससी जेई में पूछा गया है। एसएससी जेई डायरेक्ट फोर्स से मैंने ये जो फोर्स होता है ना डायरेक्ट फोर्स उस पूछ रहा है, तो पी बटा एन होता है। तो पी बटा एन कैसे निकालते हैं, जैसे पी को ची बोले हम यहाँ पे बताएं आपको, जस्ट पी जो पी बताए हैं ना आपको, तो पी को ची बताएं कि इसेंट्रिक लोड होता है, कितना इसेंट्रिक लोड लगता है ना वो पी होता है। अब जो होता है नंबर ऑफ वोल्ट हो जाता है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि डायरेक्ट फोर्स के लिए फार्मूला क्या होता था, पी बटा एन होता है। और निकालेंगे कैसे, देखिए इसमें फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा कहीं पे जो 100 लग रहा है फोर्स, देखिए यहाँ पे 100 पुट किया हुआ है। और नंबर ऑफ वोल्ट गिन लीजिए 6 गो होता है यहाँ पे, और 6 गो है यहाँ पे, होता नहीं 6 गो है। तो इसे कैलकुलेट करके आपको डायरेक्ट आंसर आ गया। तो डायरेक्ट आंसर इस तरह से आ गया, तो आप समझ सकते हैं। वहीं पर टॉर्जन फोर्स के लिए फार्मूला लगाया हुआ है टी मल्टीपल आर बटा में एप्सिलॉन आर का स्क्वायर, उस तरह से यहाँ निकाला जाएगा। तो आप समझिएगा कैसे निकलेगा यहाँ पे। ओके ना, तो डायरेक्ट आपको पी बटा एन वाला हम बता दिए, डायरेक्ट फोर्स के लिए फार्मूला पी बटा एन ही होता है, नंबर ऑफ वोल्ट होता है, ऊपर में फोर्स होता है। आगे देखिए क्या है। एक नोट पॉइंट है, उसमें देखते हैं क्या है नोट पॉइंट। रिजल्टेंट फोर्स मैक्सिमम एन थीटा इज मिनिमम आर इज मैक्सिमम। कह रहा है रिजल्टेंट फोर्स मैक्सिमम होगा कब, जब थीटा इज मिनिमम और आर इज मैक्सिमम, तो ऐसा होगा। ओके, अब आगे देखते हैं इसेंट्रिक कनेक्शन फॉर इंक्लाइंड लोडिंग। अब इसमें पूछ रहा है इसेंट्रिक कनेक्शंस, इसेंट्रिक कनेक्शन, इसेंट्रिक। तो इसमें हमको इसेंट्रिक कनेक्शन में दो बात याद रखना पड़ेगा। क्रिटिकल वोल्ट किसको कहते हैं वो बात आपको जानना पड़ेगा। तो क्रिटिकल वोल्ट किसको कहते हैं आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, क्रिटिकल वोल्ट किसको कहते हैं। सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज क्रिटिकल वोल्ट। अगर बाई द वे जैसे फोर्स लगा हुआ है ना, इसी डायरेक्शन में जो फोर्स आ जाएगा ना इस वोल्ट पे, सारे वोल्ट पे, उसी को बोलते हैं हम क्रिटिकल वोल्ट। और क्रिटिकल वोल्ट पूछा जाता है आपसे, तो कैसे निकालेंगे हम क्रिटिकल वोल्ट। देखिए यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, आप भी समझने का कोशिश करें। जैसे देखिए यहाँ पे पी लोड लग रहा है और यहाँ पे लोड का डायरेक्शन है, यहाँ पे डिस्टेंस है, तो लोड है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हम मोमेंट बोलते हैं। तो मोमेंट ऐसे घूरता है, तो यहाँ से लोड लगा और यहाँ पे ये जो मतलब देखिए पॉइंट पे जाएगा, घूरेगा तो इसी पॉइंट पे जाएगा ना, तो इधर का डिस्टेंस है ना, तो इससे घूरने का कोशिश करेगा। तो ऐसे घूरने का कोशिश करेगा, तो इसका क्रिटिकल वोल्ट बताना है। तो क्रिटिकल वोल्ट ये कैसे पकड़ेंगे, नीचे फिगर दिख रहा होगा,
ब्लेंड करते हैं थोड़ा सा, देखिए। हाँ, अगर बाय द वे बोले कि हम जैसे फोर्स लग रहा है उससे पहले दर्शा दीजिए सब वोल्ट पे। जैसे फोर्स लग रहा है दर्शाए ना, देखिए ब्लैक वाला दर्शा रहे हैं, सबको दर्शा दिए ना ब्लैक वाला से। देखिए यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी ब्लैक पर दर्शा दिए। अब हो रहा है मोमेंट का, तो मोमेंट जिसे घूरेगा मिल जाएगा ना, उसी को बोलेंगे। तो ऐसे घूरेगा मोमेंट, जैसे देखिए यहाँ पे डिस्टेंस है तो ऐसे घूरने की कोशिश करेगा, ऐसे। तो देखिए ऐसे घूरेगा, तो ऐसे नहीं घूरना चाहेगा, तो यहाँ से ऐसे मारेगा, डिस्टेंस वाइज डायरेक्ट है तो घूरेगा कैसे आपका, ऐसे। तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से घुराना कोशिश कीजिए, ऐसे घूरेगा तो चढ़ेगा इस तरह से क्लॉकवाइज। तो ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे ऐसे आएगा। तो देखिए ए भी सेम है, ए भी सेम है, ये ऐसे आएगा। तो दोनों सेम हो गया, तो क्रिटिकल वोल्ट आपका फर्स्ट वाला हो गया। देखिए समझ गए। और मिनिमम फोर्स इन वोल्ट, तो 4 दिया हुआ है। और 4 कैसे पकड़ा जाएगा, तो जिस पर अपोजिट हो जाएगा ना, अपोजिट जिस पर डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा उस पर मिनिमम फोर्स हो जाएगा। जैसे देखिए एक गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, चौथा पर देखिए इधर का ये लग रहा है और मोमेंट उधर का लग गया, तो मिनिमम फोर्स 4 पे हो गया। ओके, यहाँ पे देखिए 4 आंसर वाला, 4 वाला 1 वाला पर क्रिटिकल वोल्ट हो गया। उसी तरह से आगे भी क्वेश्चन है, उसको हम पकड़ते हैं कैसे क्या होगा। देखिए क्रिटिकल वोल्ट इसमें से क्या होगा, देखिए क्रिटिकल वोल्ट, क्रिटिकल पूछा गया ना, तो क्रिटिकल कौन होगा। देखिए अब यहाँ पे पहले नंबर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसको दर्शाइए, दर्शा दिए। और मोमेंट के अलावा घूर जाएगा ऐसे। तो इसमें हम इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि अब मतलब कौन सा इसमें क्रिटिकल वोल्ट होगा और किस में मिनिमम फोर्स होगा। तो जो सेम डायरेक्शन हो जाता है ना उसको हम क्रिटिकल बोल रहे थे, और उसका जो अपोजिट हो जाता है उसको मिनिमम फोर्स बोल रहे थे। जैसे 180 पे हो जाएगा अपोजिट, तो देखिए यहाँ से जा रहा था, तो पहले नंबर देखिए जिस तरह से फोर्स है उसको दर्शा दीजिए, इधर का, इधर का, इधर का, इधर का, इधर का। घूरेगा कैसे, ये ऐसे घूरने की कोशिश करेगा, इधर डिस्टेंस है तो ऐसे घूरेगा, तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो कैसे जा रहा था, सीधा ऐसे। तो आपका ये ऐसे जा रहा था, यहाँ से हम कर रहे हैं, तो आपका इसेंट्रिक तो थर्ड वाला हो जाएगा। देखिए इसेंट्रिक थर्ड हुआ, कन्फर्म इसेंट्रिक थर्ड हो गया, क्रिटिकल वोल्ट थर्ड हो जाएगा। और मिनिमम फोर्स कहाँ एक्ट हो रहा है, तो मिनिमम देखिए जो अपोजिट हो जाएगा वो मिनिमम हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा अपोजिट, तो 6 नंबर, जैसे इधर से गया इधर से चल गया, तो ये हो जाएगा मिनिमम फोर्स। ओके, उसी तरह से इस कहानी में देख लीजिए क्या ट्विस्ट है। इसमें एक कहानी में एक ट्विस्ट है ना कि अगर बाय द वे सेम डायरेक्शन जा रहा है उसी तरह से क्रिटिकल वोल्ट हो जाएगा। तो इसमें तो सेम है घूरेगा। पहले नंबर देखिए इसी तरह फोर्स भी जा रहा है, इसी तरह से भी घूरना चाहेगा, तो ये कैसे घुराएगा आपको, ये आपको ऐसे घुराने की कोशिश करेगा, क्या कि इधर का डिस्टेंस है, देखिए इस पॉइंट इधर है तो मोमेंट इधर ऐसे घुराएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले फोर्स को दर्शाइएगा, अभी जैसे घुराने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से देखिए ये हो जाएगा 6 नंबर क्रिटिकल वोल्ट। ओके, तो आप समझ चुके होंगे इस पॉइंट को। अब आगे डील करते हैं दूसरे पॉइंट को। इसमें और कंडीशन होता है क्रिटिकल वोल्ट निकालने का। जो सेंटर से अगर फोर्स उस नहीं दिया है आपको और इस तरह का फिगर दे दिया, आप पूछ दिया आपसे कि क्रिटिकल वोल्ट कौन होगा, तो क्रिटिकल वोल्ट जो आपका सेंटर से सबसे दूर होगा ना वो क्रिटिकल वोल्ट आ जाएगा। देखिए जैसे एफ, ए भी क्रिटिकल वोल्ट है, ए भी क्रिटिकल वोल्ट है, डी भी क्रिटिकल वोल्ट है और सी भी है। देखिए ए सी डी एफ क्रिटिकल वोल्ट आ गए। तो क्रिटिकल वोल्ट का कहानी आप समझ चुके होंगे। पहले कैसे देखें, जो आपको सेम डायरेक्शन में हो रहा था वो था, और मिनिमम फोर्स जो अपोजिट हो रहा था वो था। बिकॉज मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ सेंटर, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना सेंटर से, वो क्रिटिकल वोल्ट हो जाएगा। ओके, ये भी पॉइंट समझ चुके होंगे आप। अब आगे बढ़ता है, क्या पॉइंट है। ड्यू टू शेयर फोर्स ऑल द फोर्सेस आर सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट शेयर फोर्स। डायरेक्ट फोर्स शेयर फोर्स इसमें कह रहा है, पता नहीं किस तरह का कंडीशन है, देख रहे हैं, समझ में आए तो हम बता रहे हैं। ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट ऑल द बोल्ट्स अबव द न्यूट्रल एक्सिस सब्जेक्टेड टू टेंशन और बिलो द कंप्रेशन। अब कह रहा है ना कि बेंडिंग मोमेंट के कारण जो वोल्ट होता है ना, तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जो होता है उस पर आपको टेंशन सब्जेक्टेड होता है, और बिलो होता है ऊपर कंप्रेशन हो जाता है। ये बात आपको याद रखना है कि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला पे कंप्रेशन और बिलो वाला पे टेंशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ड्यू टू टेंशन फोर्स अबाउट न्यूट्रल एक्सिस देयर विल बी नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द वोल्ट्स ऑफ प्लेट्स, एंटायर टेंसाइल फोर्स आर रेजिस्ट बाय द वोल्ट ओनली। कहने का मतलब है ड्यू टू टेंशन फोर्स अबाउट न्यूट्रल एक्सिस देयर विल बी नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द वोल्ट और प्लेट, कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा। एंटायर टेंसाइल फोर्स ओनली रेजिस्ट बाय वोल्ट, तो मैंने टेंसाइल फोर्स बोलने का मतलब है कि वही रजिस्ट करता है वोल्ट। ओके, अब आया वोल्ट आर सब्जेक्टेड टू टेंशन ओनली। हाँ, वोल्ट पे टेंशन सब्जेक्टेड होता है, ये बात आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि वोल्ट पे कौन सा फोर्स होता है, तो टेंशन फोर्स होता है। ओके, और कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स के लिए एक यहाँ पे पॉइंट्स है वो देख लीजिए। पी एस कैलकुलेशन बटा में पी एस के होल स्क्वायर प्लस
पीटी कैलकुलेशन बटा में पीटी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो ये वोल्ट के लिए हो जाता है एलएसएम में। और वही आपको रिविट का पूछेगा तो टाउ हो जाएगा, टाउ शेयर स्ट्रेस, टाउ एस कैलकुलेशन बटा में टाउ, तो इस पर होल स्क्वायर नहीं होंगे, प्लस सिग्मा टी कैलकुलेशन बटा में सिग्मा टी लेस देन इक्वल टू 1.4 हो जाएगा, ये रिविट के लिए हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों रिलेशन को आपको याद रखना है। कैसा रिलेशन है याद कीजिए, थोड़ा सा ध्यान लगाकर। टाउ ए 16 था तो वो हो गया रिविट के लिए, लेकिन पी एस है तो वोल्ट के लिए। तो वोल्ट कैसा होता है, तो पी के टाइप का होता है वोल्ट का ऊपर का शेप, तो इसलिए पी एस याद रखिएगा वोल्ट में। तो पी एस कैलकुलेशन बटा पी एस के होल स्क्वायर प्लस में पी टी कैलकुलेशन बटा पी टी के होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, तो वोल्ट के लिए हो जाएगा। और रिविट के लिए अगर पूछे तो देखिए 1.4 है तो रिविट का शेप राउंडेड होता है तो 4 वाला हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू 1 - 4 होगा तो रिविट के लिए हो जाएगा, और भी डब्ल्यू एस एम में। ओके, ये दोनों रिलेशन समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है पैराबोलिक। अब बोल रहा है यहाँ पे ना कि जो ये वोल्ट होता है ना, वोल्ट उसका जो होता है ना पैराबोलिक शेप होता है। ओके ना, और जो रिविट होता है उसका लीनियर होता है। ड्यू टू पैराबोलिक और ड्यू टू लीनियर एक क्या शेप होता है वो बता रहे हैं आपको हम, 1 मिनट। वोल्ट इक्वेशन, वोल्ट इक्वेशन जो होता है ना पैराबोलिक होता है, क्योंकि वोल्ट जो होता है स्क्वायर होता है, इसके लिए पैराबोलिक होता है, और रिविट जो होता है लीनियर होता है। तो आपको एक इक्वेशन याद रखना पड़ेगा कि वोल्ट इक्वेशन क्या होता है, तो पैराबोलिक होता है, और रिविट इक्वेशन क्या होता है तो लीनियर हो जाएगा। यही 2 पॉइंट याद रखना है कि वोल्ट इक्वेशन आपका पैराबोलिक होता है और रिविट इक्वेशन जो होता है लीनियर होता है। ठीक है, यहाँ पे एफ डी एक फार्मूला है जो मतलब डिफिकल्ट है थोड़ा, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए शेयर स्ट्रेस के लिए फार्मूला आ जाता है, तो शेयर स्ट्रेस का फार्मूला नहीं देखेंगे, डायरेक्ट देखेंगे इसेंट्रिक कनेक्शन डेप्थ ऑफ बेल्ट। अगर इसेंट्रिक कनेक्शन रहेगा तो उसका डेप्थ ऑफ बेल्ट क्या हो जाएगा, तो रूट में हो जाएगा 3PL बटा में टी सिग्मा। क्या हो जाएगा, अगर कोई इसेंट्रिक कनेक्शन रहेगा तो डेप्थ ऑफ बेल्ट क्या होगा 3PL बटा में टी सिग्मा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है पॉइंट, फेल्यूर ऑफ वोल्टेज कनेक्शन। उसमें पॉइंट है ना, यहाँ पे 3 पॉइंट चलेगा, 4 पॉइंट होगा आपको फेल्यूर में, वो देख लीजिए थोड़ा सा आप। फेल्यूर ऑफ वोल्टेज कनेक्शन, अगर बाय द शेयर फेल्यूर ऑफ वोल्टेज कनेक्शन है तो आपको शेयर फेल्यूर ऑफ वोल्टेज कनेक्शन को अवॉइड करना है, रोकना है। तो उस पर जो लोड अप्लाइड करेंगे ना, वो कह रहा है कि शुड बी लेस देन शेयर कैपेसिटी ऑफ वोल्ट। अगर बाय द वे शेयर फेल्यूर ऑफ वोल्ट को आपको अवॉइड करना है तो जितना उसका कैपेसिटी है, शेयर कैपेसिटी सहने का, उससे कम ही लोड अप्लाइड कीजिए तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। उसी तरह से बियरिंग में बोल रहा है, अगर बियरिंग फेल्यूर को आपको अवॉइड करना है तो जितना उसका कैपेसिटी है ना बियरिंग कैपेसिटी सहने का, उससे कम ही आप प्रेशर को उस पर अप्लाइड कीजिए तो अवॉइड कर सकते हैं उसको, वो बता रहा है। अब वहाँ से 2 पॉइंट आया। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। बियरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट, टू अवॉइड दिस फेल्यूर प्रोवाइड ए मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन वोल्ट हॉल 2.5 टाइम्स। अगर आप चाहते हैं कि बियरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट को अवॉइड कर दें, जैसे कोई बियरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट को अवॉइड करना है तो उसमें आपको क्या स्पेसिंग रखने पड़ेगा, वो बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। प्लेट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से बताते हैं आपको, टू अवॉइड दिस फेल्यूर प्रोवाइड मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन वोल्ट हॉल के बीच स्पेसिंग हो रहा है 2.5 टाइम्स ऑफ वोल्ट डाया, 2.5 टाइम्स होना चाहिए वोल्ट डाया का। ओके ना, तो आपको बियरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट को अवॉइड कर सकते हैं। कितना होगा 2.5, खाली याद रहेगा आपको डाटा तो हो जाएंगे 2.5 टाइम्स। ओके, आगे टू अवॉइड दिस फेल्यूर, अब वही कहेगा बियरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट है तो उसको अवॉइड करना होगा ना, तो बियरिंग जितना कैपेसिटी है उसे कम ही अप्लाई कीजिए, तो बियरिंग फेल्यूर को आप मतलब अवॉइड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब बियरिंग देख लिए। अब देखिए शेयर प्लेट, शेयर फेल्यूर ऑफ प्लेट, तो शेयर फेल्यूर ऑफ प्लेट को आपको अवॉइड करना है तो क्या कीजिएगा, तो इसके लिए आपको जैसे इन डिस्टेंस और एज डिस्टेंस पढ़े होंगे, उसमें 1.5 टाइम्स कहता था ना कि उससे कम ही मतलब रहना चाहिए, तो उसी तरह का इसमें पॉइंट है शेयर फेल्यूर ऑफ प्लेट में। टू अवॉइड दिस फेल्यूर प्रोवाइड मिनिमम एज डिस्टेंस 1.5 टाइम्स डाया ऑफ हॉल। डाया ऑफ हॉल का मतलब जो होता है ना, उससे आपको कम ही प्रोवाइड करना पड़ेगा, 1.5 टाइम्स ही प्रोवाइड करने पड़ेगा, तो शेयर फेल्यूर ऑफ प्लेट को आप अवॉइड कर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट पूछा गया था, बियरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट और शेयर फेल्यूर ऑफ प्लेट। तो बियरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट में कितना बोले कि 2.5 टाइम्स होगा, और शेयर फेल्यूर प्लेट में क्या बोले कि 1.5 टाइम्स होगा एज डिस्टेंस। ओके ना, वो स्पेसिंग ऑफ बिटवीन था वोल्ट हॉल था। तो दोनों पॉइंट यहाँ पे कंफर्म हो चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है फिगर में
एवॉइड दिस फेल्यूर अप्लाइड लोड शुड बी लेस देन। हाँ, अगर शेयर फेल्यूर को अवॉइड करना है तो जितना शेयर स्ट्रेंथ है या तो शेयर कैपेसिटी है ना, उससे कम ही आप प्रोवाइड कीजिए, तो शेयर फेल्यूर को आप अवॉइड कर सकते हैं। और थिकर सेक्शन प्लेट को भी यूज करके कर सकते हैं। अब आया अजम्पशंस। ये जो अजम्पशंस है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। ये वोल्ट के लिए अजम्पशंस है, ये डायरेक्ट अजम्पशन दे देता है ऑप्शंस में और डायरेक्टली पूछाता है कि इसमें से कौन से अजम्पशन सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। तो डायरेक्ट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन वोल्ट हॉल यूनिफॉर्म, बोल रहा है कि डायरेक्ट स्ट्रेस जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, डायरेक्ट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन वोल्ट और हॉल के बीच और वोल्ट के बीच वो यूनिफॉर्म होता है। ये पहला एजम्पशन है डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का, कि वोल्ट और हॉल के बीच यूनिफॉर्म होता है, पहला एजम्पशन। दूसरा, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन यूनिफॉर्म, यानी शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म ओवर ऑल द सेक्शन वोल्ट। कह रहा है कि सेक्शन ओवर ऑल द सेक्शन होता है ना वोल्ट का, उस पे आपका यूनिफॉर्म होता है शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, शेयर स्ट्रेस वो था डायरेक्ट स्ट्रेस, ये है शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ओवर द सेक्शन ऑफ वोल्ट। सेक्शन ऑफ वोल्ट है ना, वहाँ पर यूनिफॉर्म हो जाता है। ओके, अब आगे होता है बेंडिंग स्ट्रेस आर निगलेक्टेड इन वोल्ट। बोले तो बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है ना, उसमें निगलेक्ट कर देते हैं वोल्ट में। एंड फ्रिक्शन, तो दो को निगलेक्ट करते हैं। क्या क्या निगलेक्ट करते हैं? आपका बेंडिंग को निगलेक्ट कर देते हैं और फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे तीन को आपको बताएं हम एजम्पशन, और तीनों एजम्पशन पूछा गया। पहला बताएं कि डायरेक्ट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना वोल्ट और हॉल के बीच, वो यूनिफॉर्म होता है। दूसरा बताएं शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना सेक्शन ऑफ वोल्ट पे, वो क्या होता है? शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो जाता है। कहाँ पे? तो सेक्शन ऑफ वोल्ट पे। बेंडिंग स्ट्रेस बोले कि निगलेक्ट कर देते हैं हम वोल्ट में, और फ्रिक्शन को भी निगलेक्ट कर देते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। आया है ग्रिप लेंथ। तो ग्रिप लेंथ होता है ना, उसको देखते हैं क्या होता है। तो दो प्लेट को कनेक्ट करते हैं ना नट या बोल्ट या बेल्ट से, तो दोनों प्लेट का जो थिकनेस होता है, मोटाई होता है, उसी को हम बोलते हैं ग्रिप लेंथ। देखिए, टोटल थिकनेस ऑफ द कनेक्टिंग मेंबर, जो कनेक्टिंग मेंबर है उसी को हम ग्रिप लेंथ बोलते हैं। यहाँ पे देखिए लेस देन इक्वल टू 5D होता है ग्रिप लेंथ। दो प्लेट है ना, उसको थोड़ा पूरे कनेक्ट कर दिए तो जो हुआ ना उसी को बोलते थे ग्रिप लेंथ। तो ग्रिप लेंथ लेस देन इक्वल टू 5D होता है। ये बात आपको याद पढ़ना पड़ेगा कितना होता है। फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन वोल्ट इज निगलेक्टेड, रिडक्शन फैक्टर इतना होता है। फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन निगलेक्टेड, कह रहा है फ्रिक्शन भी अजम्पशन में ही है, चौथा अजम्पशन कि फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन वोल्ट इज निगलेक्टेड, वोल्ट के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना उसको निगलेक्ट कर देते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं क्या पॉइंट है नोट में। ज्वाइंट लेंथ पूछ रहा है। ज्वाइंट लेंथ मोर देन 15D इन अनबटनिंग के लिए ज्वाइंट लेंथ कितना होता है? 15D होता है। ये याद देखना पड़ेगा कि अनबटलिंग जो होता है उसके लिए 15D होता है ज्वाइंट लेंथ। ओके, अब आया रिडक्शन फैक्टर BIG। तो रिडक्शन फैक्टर BIG का रेंज कितना होता है? तो 0.75 से लेके 1 तक हो जाता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान लगाइए कि रिडक्शन फैक्टर जो होता है ना उसका BIG का रेंज कितना होता है? 0.75 से 1 हो जाता है। अब आया है रिडक्शन फैक्टर फॉर पैकिंग प्लेट। रिडक्शन फैक्टर फॉर पैकिंग प्लेट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से। थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट मोर देन 6 mm, रिडक्शन फैक्टर फॉर पैकिंग प्लेट। तो पैकिंग प्लेट में जो थिकनेस होता है ना मोर देन 6 mm होता है। रिडक्शन फैक्टर यूज्ड इन पैकिंग प्लेट, तो रिडक्शन फैक्टर कितना यूज करते हैं पैकिंग प्लेट में? तो 1 से लेकर 0.0125 TPkg, इतना हम रिडक्शन फैक्टर का यूज करते हैं। तो रिडक्शन फैक्टर इन पैकिंग प्लेट, जो पैकिंग प्लेट होता है ना उसमें रिडक्शन फैक्टर कितना ही लेते हैं वो याद रखना है, और उसका थिकनेस कितना होता है। तो रिडक्शन फैक्टर आपका 1 से लेकर 0.0125 TPkg हो जाता है, और आपको थिकनेस बोले तो मोर देन 6 mm होता है आपका कैची पैकिंग प्लेट में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्या पॉइंट है? वोल्ट हॉल इज फिल्डेड कम्प्लीटली। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा ना कि वोल्ट हॉल जो होता है ना, मतलब वोल्ट होता है नट बोल्ट कसते हैं ना कोई प्लेट में, तो नट या वोल्ट जो होता है ना, तो वोल्ट पूरी तरह से हॉल को फिल कर देता है। वो बात बताया जा रहा है कि वोल्ट पूरी तरह से हॉल को फिल कर देता है। अब एक आया प्रेइंग फोर्स। तो प्रेइंग फोर्स क्या होता है? ए टेंशन नेचर का होता है प्रेइंग फोर्स। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि प्रेइंग फोर्स जो होता है ना टेंशन नेचर का होता है। कौन सा फोर्स? प्रेइंग फोर्स टेंशन नेचर का होता है। ओके, when thickness of the connecting member is less than additional tensile member then tensile force generated between the plate or bolts, this tensile force is known as praying force। फिर से आपको रीड करके समझा रहे हैं कि प्रेइंग फोर्स टेंशन नेचर का होता है। इसका डिफिनेशन क्या है? when thickness of the connecting member is less than additional tensile member, additional tensile member से कम हुआ then tensile force generated between
प्लेट और वोल्ट्स, प्लेट और वोल्ट्स के बीच आपको टेंशन फोर्स जनरेट हो जाता है, उसी को हम प्रेइंग फोर्स बोलते हैं। ओके, अब इसको अवॉइड कैसे करेंगे प्रेइंग फोर्स को? तो इसका दो तरीका है अवॉइड करने का, रोकने का। पहला, थिकनेस ऑफ कनेक्टिंग मेंबर शुड बी इंक्रीज। कनेक्टिंग मेंबर जो दो प्लेट कनेक्ट किए हैं उसका थिकनेस को आप इंक्रीज कर दीजिए, तो आपको प्रेइंग फोर्स को रोक पाइएगा। नंबर ऑफ वोल्ट शुड बी इंक्रीज, और नंबर ऑफ वोल्ट को बढ़ा दीजिए तो आप प्रेइंग फोर्स को रोक पाइएगा। तो दो तरीका था, पहला क्या था? थिकनेस ऑफ कनेक्टिंग मेंबर को बढ़ाकर, दूसरा नंबर ऑफ वोल्ट को बढ़ाकर। ओके, अब आगे देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ वोल्ट रिविट। अब जो अरेंजमेंट करते हैं ना वोल्ट को और रिविट का कोई भी प्लेट में, तो उसमें सबसे बेस्ट अरेंजमेंट कौन होता है वो बात आपको याद करना पड़ेगा। तीन तरह से होता है, चेन अरेंजमेंट, स्टेगर अरेंजमेंट और होता है डायमंड अरेंजमेंट। तो सबसे बेस्ट होता है डायमंड अरेंजमेंट। तो कैसे याद रखेंगे? जैसे डायमंड सबसे बेस्ट होता है उस तरह से आपको डायमंड अरेंजमेंट सबसे बेस्ट होता है, इसका एफिशिएंसी सबसे हाई होता है। इसलिए आपको याद रखना है कि अरेंजमेंट और रिविट में सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी कितना होता है, सॉरी किसका होता है? तो डायमंड अरेंजमेंट का सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होता है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका कनेक्शन का तीन पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब आता है रिविट। इस रिविट का पार्ट को हम आगे कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू।